केमिस्ट्री 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एंड हेनरीज लॉ। इस टॉपिक में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 60, है ना। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया था और एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जनरली अब तो ये 12 साल लगभग पुराना क्वेश्चन है, तो अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछते हैं, ना के बराबर। लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट है वो हमें एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन से मिलेगा, इसलिए हमें एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन बनाने, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मिलीमोल्स निकालना है N2 गैस का और हमारे पास दिया है 1 लीटर वाटर, ठीक है। और क्या क्या दिया हमें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है हमारा N2 के लिए, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे और स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास बीकर है जिसमें 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर पानी है और इसमें N2 गैस को बबल किया गया, मतलब इसके अंदर N2 गैस डाला गया, ठीक है। और डालने के बाद क्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ से डाला गया होगा, फिर इसको पैक कर दिया, तो यहाँ पर उसके वेपर्स आएंगे N2 गैस के और कुछ उसके मोल्स सॉल्यूशन फेज में होंगे, क्योंकि 2 फेज हमने देखे थे, सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज। वेपर फेज में तो इसके वेपर्स आएंगे तो पार्शियल प्रेशर होगा जिसकी वैल्यू दी है 0.987 बार, और यहाँ पर सॉल्यूशन फेज में ये जो है ये क्या है, मोल्स ऑफ N2 है, ठीक है। पर क्वेश्चन में हमें मिली मोल्स फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम हेनरीज लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, क्योंकि गैस और वाटर, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो हेनरीज लॉ में कौन सा टर्म यूज होता है सॉल्युबिलिटी के लिए, तो मोल फ्रैक्शन का यूज होता है। पर हमसे मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा गया, हमसे मिली मोल्स पूछा गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके उसको मोल्स में चेंज करना होगा और फिर मोल्स को मिली मोल्स में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास गिवन क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसे हमने VH2O से रिप्रेजेंट किया है 1 लीटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 नाइट्रोजन को हमने PN2 से रिप्रेजेंट किया है 0.987 बार। हेनरीज लॉ कांस्टेंट को हमने KH, तो KH से रिप्रेजेंट किया है जिसकी वैल्यू गिवन है 76.48 किलो बार। और हमें फाइंड क्या करना है, तो मिली मोल्स ऑफ N2, ठीक है, मतलब मोल्स फाइंड करना है, उसको मिली मोल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि अगर हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट अप्लाई कर, मतलब हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ कांस्टेंट में मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आती है, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन से मिलेगा वो हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा, पर हमें फाइंड क्या करना है, मिलीमोल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स का टर्म आता है ना, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में। तो हम लोग सबसे पहले हेनरीज लॉ से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हमने हेनरीज लॉ अप्लाई किया नाइट्रोजन गैस के लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नाइट्रोजन गैस दी है। तो यहाँ से हम लोग x ऑफ N2 मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो, तो P ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी हमने डायरेक्ट पुट कर दी गिवन से। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दी हुई है, 0.987 बार, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 76.48 किलो बार। तो अब यहाँ बार है, यहाँ किलो बार है, ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए तो हमें यूनिट सेम करनी है, तो 10⁻³ से हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से यूनिट हमारी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन हम कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे
तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या आ गया 1.29 इंटू 10⁻⁻5। इसकी यूनिट तो होती नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन आ गया 1.29 इंटू 10⁻⁵ ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स आएगा, उस कंपोनेंट का हमने डेफिनेशन में भी देखा था। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स का सम। टोटल कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल का सम होता है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है नाइट्रोजन और वाटर, सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये खुद मिलीमोल्स में इसका आंसर आएगा, मतलब ये बहुत ही कम सॉल्युबल है। मिलीमोल्स होता क्या है 10⁻³ में, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मतलब ज्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू वाटर बहुत ही कम होती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन, बहुत ज्यादा कम होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से। तो अगर दोनों को सम करें तो अप्रोक्सीमेटली वाटर के बराबर ही आएगा, तो हमारे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। पर हमेशा हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ध्यान देना होगा किस क्वेश्चन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन बहुत ही लेस सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है। क्वेश्चन में खुद इसके मिलीमोल्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, पर जब कंपेरेबल होगा तब हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी और हमें समझना पड़ेगा कहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन था, तो हमने इस जगह ये वैल्यू पुट कर दी और हमने इस राइट हैंड साइड को यहाँ लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन है, दो अननोन है। हमें चाहिए क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हमें ये वैल्यू चाहिए, पर ये वैल्यू भी अननोन है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसको हमने इक्वेशन 1 माना था। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, ताकि हम इसे इस इक्वेशन में पुट करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लें जो हमें चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमें क्या चाहिए, मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास तो होता है 18 ग्राम पर मोल, पर मास गिवन नहीं है। तो आपको ध्यान होगा मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग मास निकालते थे वॉल्यूम और डेंसिटी से। यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है और वाटर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 kg पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का 1 लीटर और हम डेंसिटी यूज करेंगे 1 kg पर लीटर, ठीक है, ताकि लीटर लीटर कैंसिल हो जाए और हमें मास मिल जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी, ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1 kg पर लीटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है 1 लीटर। यहाँ लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, पर कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, तो हमारा मास ऑफ वाटर आ जाएगा 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम्स, ओके। अब हमें मास ऑफ वाटर मिल गया, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर हो गया 1000 ग्राम और मोलर मास ऑफ वाटर हो गया 18 ग्राम पर मोल। यहाँ भी ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर कैंसिल करके हम दिखाएंगे नहीं,
तो ये मोल ऊपर चला जाएगा और हमें आ जाएगा 55.5 मोल। और ये वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद रहनी चाहिए, कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए या 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल्स या 1 kg ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल गया 55.5 मोल्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 ये वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऊपर रख दिया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 और मोल फ्रैक्शन की तो यूनिट होती नहीं है, ये मोल, तो हमारी आंसर भी यूनिट मोल में आएगा, है ना, क्योंकि हमें मोल ही फाइंड आउट करना है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 71.6 इंटू 10⁻⁻5 मोल। तो आप देख सकते हैं कितना कम सॉल्युबल है ना, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में वाटर को, जैसे वाटर का कितना है 55.5, तो वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में 10⁻⁻5 बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मान लिया था। ठीक है, हमने पहले माना क्योंकि हमें पता था कि नाइट्रोजन बहुत ही लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, और प्रैक्टिस के संग आपको क्वेश्चंस में पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें लेस सॉल्युबल होता है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि सॉल्यूशंस चैप्टर में कई बार लेंथी कैलकुलेशंस आती हैं, तो हमें ध्यान से आगे बढ़ना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के साथ। लेकिन क्या क्वेश्चन में मोल्स पूछा गया था? तो नहीं, टू फाइंड में हमने लिखा था मिली मोल्स। अब एक मोल में 10⁻³ मिली मोल्स होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिली मोल्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10⁻³ मिली मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 71.6 इंटू -5 और 3 तो -2, 71.6 इंटू 10⁻⁻², तो ये हमारा हो गया 0.716 मिली मोल्स। तो हमें मिली मोल्स में आंसर चाहिए था, तो बस हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, therefore the required number of millimoles of nitrogen is 0.716, जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने हेनरीज लॉ का प्रयोग किया, हेनरीज लॉ का इस्तेमाल किया। तो हेनरीज लॉ में हमारे पास मोल फ्रैक्शन आता है, ठीक है, पर हमें मोल्स चाहिए था, तो हेनरी लॉ से मोल फ्रैक्शन निकाला, और मोल फ्रैक्शन को मोल्स में, क्योंकि हेनरीज लॉ में से मोल फ्रैक्शन निकाला, और मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में ही नंबर ऑफ मोल्स आता है। तो हेनरी लॉ से मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स, और क्योंकि यूनिट मिली मोल्स थी तो नंबर ऑफ मोल्स से मिली मोल्स, और हमारी आंसर आ गया 0.716। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको आप होमवर्क ले लीजिएगा, उसको आप खुद ट्राई करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, और ये ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया था, तो ये लगभग 12 साल पहले का क्वेश्चन है। तो पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आजकल कुछ सालों से नहीं पूछे जाते हैं, पर कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए और उनके कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हेनरीज लॉ का, एक बार आप इसको सोचिएगा और इसको बनाने का ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे।